एक रो एजेंट 1990 से लेकर 2004 के बीच में तकरीबन 600 से ज्यादा सीआईए को ईमेल भेजता है, जिसके अंदर इंडिया के हाईली क्लासिफाइड 20,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट सीआईए के हवाले कर देता है। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 और वाकई इंडिया के फील्ड एजेंट्स जो वाकई देशों के अंदर हैं, और यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के सीक्रेट रिलेशनशिप और सीक्रेट स्ट्रेटेजिक पैक्ट, ये सब उसके अंदर शामिल थे। सीआईए ने इस रॉ के एजेंट को इतनी अच्छे तरीके से ट्रेन करा था कि 14 साल तक इंडिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के नाक के नीचे से इतनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन निकालता रहा और उन्हें यहाँ तक की भनक भी नहीं लगी, और शायद कभी लगती भी नहीं अगर वो अपनी गलतियों की वजह से उनके शक के दायरे में नहीं आता, क्योंकि पकड़ा तो वो फिर भी नहीं गया। जब रॉ उसे पकड़ने वाली थी वो उनके सामने से भाग गया और वो सिर्फ खड़े होकर देखते रह गए। कौन था फिर ये रॉ का एजेंट जिसने इंडिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर बना दिया? सीआईए ने कैसे फंसाया इस डबल एजेंट को, और था कौन ये गद्दार? उसका नाम था रविंदर सिंह, और इसकी कहानी शुरू होती है 1970s से। रविंदर के घर में सब आर्मी बैकग्राउंड से थे। उसने भी इसी के इन्फ्लुएंस में आकर 1970 के अंदर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, और वो कुछ ही सालों के अंदर प्रमोट होकर मेजर भी बन जाता है, और उसकी पहली पोस्टिंग होती है गोरखा रेजिमेंट में। उसको आर्मी में इतनी जल्दी तरक्की उसके शायद पापा के ऑफिसर होने की वजह से मिली, लेकिन रविंदर को इतना बड़ा मेजर बन के भी आर्मी के अंदर मजा नहीं आ रहा था। उस आदमी को वो डिसिप्लिन और रूटीन वाली जिंदगी बहुत बोर कर रही थी। उसे कुछ एडवेंचर चाहिए था, तो वो इसलिए एक स्पेशल डेपुटेशन के अंडर में RNAW से मिलता है। सिर्फ वहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लगता है। फैसला भी कर लेता है कि अब से वो RNAW में ही काम करेगा, इसलिए वो आर्मी से जल्दी से वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेकर और अपने पापा के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके वो RNA के अंदर दाखिल भी हो जाता है। उसकी पहली पोस्टिंग अमृतसर के अंदर होती है, जहाँ पे उसे कुछ ISI ऑपरेटिव्स पे बहुत करीबी से नजर रखनी थी, और ये काम वो ठीक से कर लेता है। फिर उसकी पोस्टिंग होती है हेग, नीदरलैंड। यहाँ पे आने के बाद रविंदर का ध्यान काम पे कम और पार्टियां और औरतों पे ज्यादा था, और बहुत बार उसने दारू पीकर स्टेट के जो डीप सीक्रेट्स होते हैं उनको किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट्स के सामने कई बार बता भी दिया था, और RNAW के लिए एक काफी लूज पॉइंट और लाइबिलिटी बनता जा रहा था। लेकिन सीनियर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को चाहिए थी वो उसने ढूंढकर अपनी सोर्स और एक्सपीरियंस यूज करके इंडिया को ला के दी थी, जिसकी वजह से उसके काफी फास्ट प्रमोशन होते हैं। वो एक नॉर्मल डेस्क ऑफिसर से डेप्यूटी सेक्रेटरी बनता है और फिर अल्टीमेटली ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया था। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट के अंदर उसे काफी वर्सटाइल एजेंट भी माना जा रहा था, इसलिए वो ऐसी काफी गलतियां करके काफी बार बच भी जाता था। लेकिन वो एक काफी बड़ी गलती कर देता है, जिसकी वजह से वो सीनियर्स की नजरों में खटक गया। 1986 के अंदर इंडिया को कुछ एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे, और ये पार्ट्स मिलते थे सोवियत यूनियन से। लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन के अंदर क्राइसिस चल रही थी, और ये पार्ट्स मिलना इंडिया को बहुत दिक्कत दे रहा था। इसलिए इंडिया एक सीक्रेट एयरफोर्स मिशन भेजता है सीरिया के अंदर, क्योंकि सीरिया के पास उन पार्ट्स का बहुत ही अच्छा स्टॉक था, और रविंदर वहां से पहले से ही पोस्टेड था, और वहां के ऑफिसर्स के साथ उसकी काफी अच्छी जानकारी भी थी, इसलिए उसको भी इस मिशन के अंदर शामिल कर लिया जाता है। जब ये मिशन चल रहा था उसी दौरान रविंदर एक पार्टी के अंदर दारू पीकर ये सारी सीक्रेट जानकारी USA के डिप्लोमेट के साथ शेयर कर देता है। इस बात का खुलासा तब होता है जब वो डिप्लोमेट इंडिया के बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हरीश चंदोला के यहाँ पे जाके ये सारी जानकारी मजे मजे में हरीश जी को बता देता है, और चंदोला जी इस चीज की सीधा कंप्लेन करते हैं RNAW के सीनियर ऑफिशियल्स। तब भी उसके खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं लिया जाता, पर वो अब नजरों में आ चुका था। वो रॉ की नजरों में ही नहीं, वो अब CIA की नजरों में भी आ गया था, और वो उस पर लगातार नजर रखे हुए थे। उसकी वो कमजोरी भाप रहे थे। कमजोरी मिलती है औरत और पैसा। फिर CIA एक फीमेल एजेंट को तैयार करती है, और रविंद्र उसके जाल में फंस भी जाता है। उस फीमेल एजेंट के साथ पूरा इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली पूरा अटैच हो चुका था। माना जाता है वो इस वक्त तक पूरा डबल एजेंट बन गया था। अब वो पूरी तरीके से CIA के टच में आ चुका था। इस चीज का सबूत मिलता है जब रविंद्र नायरोबी में पोस्टेड था तो उसे हार्ट अटैक आ गया था। उसे बाईपास सर्जरी करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मदद मांगता है, लेकिन उसकी कुछ खास मदद हो नहीं पाती। लेकिन उसकी बाईपास सर्जरी फिर भी होती है नायरोबी के सबसे बड़े मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर। का खर्चा उठाया था CIA ने। लेकिन रविंद्र इतना टाइम होने के बाद भी CIA के कुछ खास काम आ नहीं रहा था। चीजें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, जैसे ही इंडिया 1988 के अंदर पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट करता है। USA के साथ दिक्कत ये हुई थी, जब इंडिया ये टेस्ट करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं भाप पाया था इस टेस्ट को। इंडिया ने इतने सर्जिकल तरीके से इस टेस्ट को कंडक्ट करा था, तो अब उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर जो उन्हें इस सारी चीज की सारी जानकारी दे। अब वो यूज करना चालू करते हैं अपने पपेट डबल एजेंट रविंदर को। पर रविंदर के साथ दिक्कत ये थी, रविंदर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत कमजोर था। उसे ईमेल, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर, ये सब इसे कुछ समझ में नहीं आता था। तो इसलिए वो नेपाल जाता है, और नेपाल के अंदर अमेरिकन एजेंसी में उसे उसका हैंडलर मिलता है डेविड वकाला, जो उसे इन सब चीजों की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देता है। एनक्रिप्शन, डार्क वेब, स्पाई इक्विपमेंट, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या करना है और कैसे करना है। तो अब सिलसिला शुरू होता है अपने
देश के बहुत ही ज्यादा जरूरी कोर डॉक्यूमेंट्स को CIA तक पहुंचाने का। और रविंदर इस काम में बहुत माहिर हो चुका था और बहुत अच्छे से कर भी रहा था। रविंदर करता क्या है कि जितनी भी जानकारी उसके एसेस था उस सारी जानकारी को वो भेजता था, लेकिन अगर कोई भी जानकारी है वो किसी जूनियर ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर के डोमेन में आती तो उसको घर पे बुलाकर दारू पिलाता और उससे वो जानकारी निकलवाता। ये तरीका उसका काफी सक्सेसफुल भी हो रहा था, लेकिन एक दिन वो गड़बड़ कर देता है। एक जूनियर ऑफिसर को वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली परस्यू करने की कोशिश करता है। उससे वो जानकारी तो नशे में मिल जाती है, लेकिन वो जूनियर बहुत सतर्क हो जाता है। इस चीज की अपनी सीधा कंप्लेन करता है अपने सीनियर को। ऑफिस में एक बात तो नोट करते हैं लोग कि उनकी जेरोक्स मशीन बहुत ही ज्यादा मैसिव अमाउंट में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट कर रही है। अब इस शक को यकीन में बदलने के लिए वो जेरोक्स मशीन के साथ एक बग लगा देते हैं। ये करता क्या है कि जितनी भी बार कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा उसकी एक कॉपी दूसरे कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाएगी। कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं 16 दिन के बाद 221 बहुत ही ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे जो रविंदर ने प्रिंट आउट करे थे। अब उनका शक पूरे सबूत में बदल गया। रविंदर करता क्या था कि उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करके उन्हें अपने घर पे ले जाकर उनकी फोटो खींचकर CIA को ईमेल करता था। तकरीबन उसने 600 से ज्यादा बदल कर ईमेल यूज करे थे ताकि किसी को शक ना हो जाए। अब वक्त था उसे रंगे हाथों पकड़ने का। इसके लिए वो अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेट पे सबको रुकवा के उनके बैगों की चेकिंग करते हैं। सारे रो ऑफिसर्स को इससे गुजरना था, लेकिन रविंदर को इस चीज की भनक पहले से ही लग चुकी थी, तो वो अपना इंतजाम कर लेता है और उस दिन कैसे ना कैसे करके बच जाता है। वो उस दिन बच तो गया, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं शक हो गया था कि अब लोग उस पे शक करने लगे हैं, पकड़ा जाएगा जल्दी। तो वो अब इन सारी चीजों को छोड़कर भागने का प्लान बनाता है, लेकिन वो ऐसे नहीं भाग सकता था, उसको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था। अपने सीनियर्स से छुट्टी मांगते वक्त USA के लिए अपने वहाँ पे पढ़ रहे बच्चों के और रिश्तेदारों से मिलने का बहाना बनाता है, लेकिन उसकी छुट्टी मंजूर नहीं होती। RNAW के ऑफिसर्स और ज्यादा देरी न करते हुए अपने एक्शंस को और ज्यादा एग्रेसिव कर देते हैं। उसके घर, टेलीफोन, उसके गेट, हर जगह पे बग लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि एक सब्जी वाला भी तैनात कर दिया गया था जो कि एक रॉ का एजेंट था और 24 घंटे उसके घर पे नजर रखे हुए था। लेकिन रविंदर को भनक लग चुकी थी। वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा था कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। वो किसी भी तरीके की कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं कर रहा था, कोई ऐसा फोन कॉल नहीं कर रहा था। वो एकदम शांत हो चुका था। अब वो भागने का प्लान बनाता है। वो अपने गार्ड को पंजाब में शादी बताकर नेपाल निकल जाता है, जहाँ पे उसका हैंडलर डेविड वकाला पहले से ही इंतजार कर रहा था और उसको काठमांडू से फ्लाइट लेकर सीधा US से भिजवा देता है। RNAW इस सबको वहाँ पे खड़ी होकर देखती रह जाती है। इतनी बड़ी लीक करने वाला इंडिया का सबसे बड़ा डबल एजेंट उनकी नाक के नीचे से निकल के भाग चुका था। अब आप सोच रहे होंगे अगर उसके खिलाफ इतने सबूत मिल गए थे तो उसको तभी क्यों नहीं पकड़ लिया, इतना रिस्क क्यों लिया? क्योंकि उस वक्त इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने वाले थे। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि CIA का कोई एजेंट इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल एजेंसी के अंदर निकले। इससे उनके इलेक्शन पे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती थी, तो इसलिए उन्होंने बोला इसको अभी होल्ड पे रखो। इस चीज का फायदा उठाते हुए वो भाग जाता है। अब इसके बाद एक और सवाल आता है, क्या रविंदर USA के अंदर अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। रविंदर को 2004 के अंदर ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से RNAW से बर्खास्त कर दिया गया था और जैसे ही रविंदर US से पहुंचता है CIA उसकी फंडिंग काट देती है। उसके बीच में सड़क पे आने वाली हालत भी हो गई थी और उसने CIA से काफी मदद भी मांगी थी, उसे कोई नौकरी दिलवा दे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भाव देना ही बंद कर दिया। फिर समय आता है 2016, जिसके अंदर रविंदर मैरीलैंड स्टेट में एक मिस्टीरियस तरीके से रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। उसको कौन मारता है इस चीज का कोई क्लियर एविडेंस तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट और कहीं ना कहीं आप और मैं हम जानते हैं उसको किसने मारा है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट आपको ये स्टोरी कैसी लगी।